नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ब्रिटेन में हैं और वहां उनके दिए बयानों से देश के सियासी गलियारों में घमासान चढ़ा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने इटालियन मैगजीन को इंटरव्यू दिया था और उसके बाद ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन में 3 अलग अलग मंच पर उन्होंने संवाद किया। मंच भले अलग अलग रहे हों, लेकिन सभी जगहों पर राहुल की जुबानी लाइन लेंथ एक ही थी, मोदी विरोध, मोदी सरकार पर देश को बर्बाद करने के आरोप, और वो हर जगह इसी के इर्द गिर्द ही बयान देते नजर आए। इटालियन मैगजीन के बाद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, जहां विदेशी छात्रों के बीच उन्होंने चीन को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं साथ साथ ये भी कह दिया कि चीन तो सद्भावना वाला देश है। वहीं कैम्ब्रिज में उन्होंने चीन को सद्भावना वाला देश बताया। जी हाँ, ये मैं उसी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन को लेकर मोदी सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों की हालत दोयम दर्जे के नागरिक जैसी है। इसके बाद राहुल ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां भी राहुल ने एक बार फिर वही बातें दोहराई। राहुल ने कहा कि जब वो विदेश में कोई बात करते हैं तो विरोधी इसी देश का अपमान करार देते हैं, और जब पीएम मोदी विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये देश का अपमान नहीं है? राहुल ने यह भी कहा कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। वो कैम्ब्रिज में तो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय संसद में बोलने नहीं दिया जाता। लंदन में ही राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। यहां भी राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी की सरकारें ही रही। राहुल ने कहा कि आज अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को यह देखना होगा कि भारत में फिर पहले जैसे हालात हो जाए। देश में अलोकतांत्रिक माहौल हो गया है और हम जैसे विपक्षी नेता इसके लिए अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी एक तरह से राहुल ने सीधे तौर पर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भारत में दखल देने की बात कही। अब सवाल आप सोच रहे होंगे कि आज ये बहस क्यों? इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो या इटालियन मैगजीन को इंटरव्यू दिया। चारों ही जगहों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर देश को बर्बाद करने के आरोप लगाए। सवाल यह है कि राहुल ने कहीं उसी पिच पर तो बैटिंग नहीं की जिस पर बीजेपी उन्हें उतारना चाहती है। सवाल ये भी है और बहस इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर यात्रा के दौरान लोगों से खूब बात की। संसद में भी अडानी से लेकर दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरा। ऐसे में देश में न बोलने देने के आरोप कितने वाजिब है? क्योंकि सवाल यह भी है कि मोदी सरकार कांग्रेस के 70 सालों के शासन को बेकार और अपने 9 वर्ष के शासन को बेहतरीन बताती रही है। विदेशों में भी ऐसा ही हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में। सवाल यह भी है कि क्या यह सही है? इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, करेंगे बड़ी बहस, बड़ा पैनल होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से मेरे साथ होंगे, अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ होंगे, सुनील सिंह साजन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी जो लेफ्ट के नेता हैं वो मेरे साथ होंगे, और आज तो बिल्कुल अतुल लोंढे साहब जो है जय श्री राम की भूमिका में हैं। अतुल लोंढे साहब, मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि आज टिकट बालाजी का जो है भगवान हनुमान जी का अपने टीका लगा के रखा हुआ है, आऊंगा इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। राहुल जी, भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है। Their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the cultural revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder. चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है।
there's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall, the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। अरे इतना संत महात्मा आदमी उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। पाप लगेगा, हाय लगेगी। तो सीधे मैं अपने प्रवक्ताओं पर जाऊं, मैंने आपसे मिलवा दिया है उनको। सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ और जुड़ने ही वाले हैं, मुझे कहा गया है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि राहुल ने क्या कहा। उनका कहना था कि मैं कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में तो भाषण दे सकता हूं, लेकिन किसी भारतीय यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, कई सारे ट्वीट्स आए हैं राहुल के हर बयान पर। हेमंत विश्व शर्मा क्या है, बीजेपी के कई नेताओं क्या हैं, उसकी भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे जो राहुल ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी विदेशी मंचों से एनआरआईज को संबोधित करते हुए, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई तीखे हमले करते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों उन्होंने ये बयान दिए हैं और क्या ये देश का अपमान है। And I was thinking while I was speaking over there, that it's quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिशन डिस्कस नहीं करने देती सरकार, और उनके प्रति जो है एजेंडाधारी भी हो जाती है, उनके नेताओं को गिरफ्तार करती है, बीजेपी में जो जाता है उसको छोड़ देती है। इसी पर बात करेंगे। अतुल लोंढे पाटिल जी और पूरा पैनल दिखाइए। सुधांशु जी मेरे साथ जुड़ी रहे हैं, कनेक्शन हो रहा है उनके साथ। और अतुल जी, मेरा सीधा सवाल, राहुल गांधी जी ने जो बाइट हमने दिखाई, स्टेटमेंट उनका दिखाया, उसमें कहा, और मैं उसको एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर मेरा आप सीधा सवाल सुनिएगा। जब मैं वहां बोल रहा था तो सोच रहा था ये काफ़ी अजीब है कि एक भारतीय नेता कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में स्पीच दे सकता है, लेकिन वो भारत की एक यूनिवर्सिटी में भाषण नहीं दे सकता। कारण सिर्फ इतना है कि हमारी सरकार विपक्ष के किसी विचार को, विपक्ष के किसी सिद्धांत पर चर्चा नहीं होने देती। अब बीजेपी का ये कहना है कि राहुल जी गए हैं यहाँ से यूरोप, इटली गए, फिर उसके बाद ब्रिटेन गए, 4000 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल चले, हर जगह उन्होंने सभा की, हर जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी का कहना है, और लोगों ने देखा भी, देश ने उसको देखा भी। क्या किसी ने राहुल गांधी को उस दौरान रोका था? उन्होंने अडानी जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ संसद में एक अच्छा भाषण दिया, मैं उसको अच्छे भाषणों में गिनता हूँ संसद के। मुझे आप ये बताइए, क्या उनको किसी ने रोका था? तो फिर ये आरोप क्यों? सबसे पहले तो होली की मुबारक सारे देशवासियों को। अभी मैं होली का दहन करके आ रहा हूँ, हमारे घर में होली का दहन हुआ है, तो होली शुरू हो गई अभी, तो सबको बहुत बहुत मुबारक। और इस होली में नफरत, विद्वेष, द्वेष सारा जलकर खाको, ऐसी कामना जो है होली का माता के ओर करता हूँ। अब मैं आपको पकड़ लूंगा तो फिर आप यहाँ बोलेगा, आप बोल रहे मुबारक, होली की बधाई क्यों नहीं दे सकते आप? होली की शुभकामनाएं क्यों नहीं दे सकते? अरे होली मुबारक क्यों? ऐसा है कि जब एक सभ्यता दूसरे सभ्यता से टकराती है तो भाषा का, खान पान का, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। अब मैंने कहा पकड़ लिया, अभी हमारे सुधांशु भैया है, वो तो काफी उर्दू जबान की जो है वो बात करते हैं, लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो चलो शुभकामनाएं, बधाइयां वो भी दे देता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे तमाम करोड़ों दर्शकों की तरफ से। हाँ,
तो आपने बात रखी तो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मैं भी साथ में था। काफी डेलीगेशंस मिले, तो काफी जिनके संस्थान है जो यूनिवर्सिटी में, वो लोग छुप छुप के मिलते थे। बाद में आईबी ने उन्हें भी बुलाकर कोशिश की पूछने की कि आपने क्या क्या दिया है, राहुल कौन जी को छुप क्या के क्या। मिला? अतुल भाई बताइए ना, एक आध दो यूनिवर्सिटी बता दीजिए, हम थोड़ी सी पत्रकारिता को खोजिए, पत्रकारिता करवा देते हैं। किस नहीं, वही तो यूनिवर्सिटी से चिपके मिले हो और किसको आईबी ने पूछा? नाम बताइए मुझे। दीपक भाई, कई लोगों को आईबी ने बुलाया, आईबी ने पूछताछ की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आरोप किया है। ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूं। तो ये बात छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए पूरी, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या राहुल जी ने कोई कांग्रेस के नेताओं को किसी विश्वविद्यालय में बुलाए जाना ये 2014 के बाद बंद क्यों हुआ? मुझे तो ये भी याद है कि जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, तब आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने किस तरह से रेलवे का प्रबंधन किया, प्रॉफिट में किस तरह से लाया, इस बात की बातचीत करने के लिए उनका लेक्चर आईआईएम अहमदाबाद में। मेरा उल्टा सवाल आपसे है, 2014 के बाद कितने विपक्ष के नेता विश्वविद्यालय में भारत के बुलाए गए, उनसे विद्यार्थियों से उनका इंटरेक्शन हुआ, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है? तो वो हुई क्या? नहीं हुई। दूसरी बात, पार्लियामेंट सबको दिखती है, संसद चर्चा करती है, एक बड़ा बिल जो देश के 60% जनता के जीवन पे इंपैक्ट करने वाला, जो काले कृषि किसान बिल जो है, वो आए 12 मिनट में आए और वापस लिए गए तब भी 12 मिनट में गए। तो इसी तरह से जो बुलिंग है पार्लियामेंट में होता है। दूसरी बात, केवल पार्लियामेंट अंदर ही चलता नहीं है। सुधांशु जी खुद सांसद है। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, जो कमिटीज काम करती है, सिलेक्ट कमिटीज होती है, वो कमिटीज में भी काम होने नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल, शशि थरूर जी आईटी कमेटी के चेयरमैन है, वो कोरम ही पूरा होने नहीं दिया। बुलिंग हुआ पेगासस के बारे में, वो भी बातें सामने रखी गई। पेगासस के बारे में खुद देश का सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि पेगासस की कमेटी को सरकार ने किसी भी तरह का सहकार्य नहीं किया है। तो ये बात जो है, ये बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने जो चर्चा की थी, वो चर्चा थी लिसनिंग टू द पीपल इन 21st सेंचुरी जो थी वो बात। तो वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करने की एक दुनिया का परिप्रेक्ष्य क्या है? एक विचार है चाइना, जो सब चीजों पे कंट्रोल करता है, और लोगों को उसमें कुछ मिलता नहीं है, असमानता जो है, आर्थिक असमानता बढ़ते जाती है। एक है अमेरिका, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो मौका देती है। तो उनको ये कहना था कि ये दो जो बाइपोलर पोलैरिटी जो आ रही है, दो ध्रुवों के बीच में दुनिया को बांटने का जो बात हो रही है, उसमें हम तो बहुध्रुवीय, सुनिए 10 सेकंड, बहुध्रुवीयता की जो बात है, भारत जो है पहले से करता आ रहा है। बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र करके, इसमें हमारा इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर असमानता को दूर करना है तो प्रोडक्शन पे जो कंट्रोल चाइना ने लिया है, वो कंट्रोल डेमोक्रेसीज को लेना पड़ेगा, और उसमें हिंदुस्तान को अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। तो ही ये असमानता दूर होगी, नहीं तो लोगों का गुस्सा फूट के निकलेगा। ये तो देश की क्या महानता बताने वाली बात है, ये तो देश का सम्मान बढ़ाने वाली बात है। ठीक है। पिक एंड चूज करके एक स्टेटमेंट निकालना और ठीक है अतुल भाई, मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाता हूँ। सुधांशु जी, राहुल जी ने कहा है, जो उनका अभी लेटेस्ट मैंने स्टेटमेंट पढ़े हैं उसके हिसाब से, जो उन्होंने लंदन में, ब्रिटेन के अंदर दिए हैं, 3 अलग अलग जगहों पर इंटरेक्शंस के अंदर, उनका सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं, और प्रधानमंत्री के वैसे मैंने दर्जनों कार्यक्रम पिछले 9 साल में अटेंड किए हैं, जिसमें उन्होंने 70 साल के कांग्रेस के रूल को भर भर के कोसा है, उन पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। वो भी तो विदेश में एनआरआई के फोरम का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी। जब वो करते हैं तो वो देश का अपमान नहीं है, कांग्रेस का अपमान नहीं है, देश की पुरानी पीढ़ियों का अपमान नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहले तो जैसे अतुल जी ने कहा, तो मैं भी कहना चाहूंगा, यद्यपि हमारे यहां अभी होली नहीं शुरू हुई, हम लोग के यहां कल जलेगी, तो मैं भी सबको होली की शुभेच्छा देता हूं। शायद अतुल जी बेहतर आपको पता हो, मराठी में शायद शुभेच्छा शब्द होता है, वो हिंदी की किताब से भी बहुत अच्छा शब्द है। अब मैं आता हूं आज के विषय के ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद कितने भारतीय विश्वविद्यालयों में उन्हें बुलाया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं दीपक जी, 2004 से 14 के बीच में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों में बुलाया गया? तब तो उनकी सरकार थी, तब तो जलवाए जलाल था, वली अहद सल्तनत थे। तो जब उस जमाने में नहीं बुलाया गया, तो फिर ये कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह अब बुलाया जाए? क्योंकि तब तो वो उभरते हुए सितारे थे, अब डूबते हुए सितारे हैं। दोनों में एक भारी अंतर है। परंतु जो बातें विदेश में जाकर हुई, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा, अमेरिका और यूरोप का रेफरेंस देते हुए, कि भाई आप तो गार्जियंस ऑफ पैट्रन्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं,
भारत में डेमोक्रेसी डूब रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात कही, तो अतुल जी, अब नया वर्ल्ड ऑर्डर जानते हैं क्या उभरने वाला है? अब चीन का भी जमाना जाने वाला है, अमेरिका का भी जमाना जाने वाला है, अब भारत का समय आने वाला है। और ये अनेक युग दृष्टा पुरुष स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेके स्वामी विवेकानंद तक बहुत पहले ही भविष्यवाणियां कर गए हैं। वह समय आने वाला है और उसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के साथ हमारा रुपए में ट्रेड हो रहा है। किस चीज में? उस ऑयल में जिसका सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है। और 34 देशों के साथ रुपए में ट्रेड की बातचीत चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण है जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। जहां इस समय राहुल गांधी जी ज्ञान दे रहे हैं, मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा दौर आया कि डॉलर से हटकर भारतीय रुपए में व्यापार विनिमय करने के लिए जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जैसे देश बातचीत कर रहे हो? और जर्मनी की शायद बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। यह बदलते विश्व का वह प्रतीक है। मगर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2007 में ऑक्सफोर्ड में गए थे, उन्होंने कहा हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है। अब उनको लगता है कि डेमोक्रेसी की रक्षा हम कर रहे हैं। जनाब, डेमोक्रेसी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हां, जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर कुछ बोला जिससे आपको लगा कि उस कालखंड में भारत के लिए थोड़ा आपको लगता है कि अपमानजनक था, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप तो वो थे जो कहते थे ये देश एक है ही नहीं। आपके लोग कहते हैं कि 22 नेशनलिटीज हैं इस देश में। उन लोगों का आपने समर्थन किया जो आप कहते हैं ये देश अंग्रेजों के आने से पहले कभी एक नहीं था, ये देश अकबर के बादशाह अकबर के जमाने में एक हुआ। इस ढंग की बातें आप कहते हैं। हम तो मानते हैं ये देश वो है जो अपनी मातृभूमि भी ये मानता है, पितृभूमि भी इसी को मानते हैं, यानी पूर्वज भी यहीं से। आप लोग कहते हैं सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। तो राष्ट्र को लेकर हमारी सोच और आपकी सोच में अंतर है। और एक लाइन में कह दूं, आज जो राहुल गांधी जी ने किया है, जानते क्या, एक लाइन में कहूं दीपक जी, चीन के साथ करार है, यूरोप अमेरिका से प्यार है, भारत के खिलाफ तकरार है, इसीलिए लगातार चुनावों में हो रही आपकी हार है। ठीक है अतुल लोंढे जी, आपका सीधा जवाब। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत का इतना बड़ा इतिहास, इतने हजारों सालों का लिखित इतिहास, डॉक्यूमेंटेड इतिहास, जो बताता है कि धरती में विज्ञान कैसे आया, चिकित्सा कैसे आई, आप सब जानते हैं अतुल भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे वक्त में जब G20 के विदेश मंत्री भारत के अंदर हैं और भारत की वाहवाही पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रही हैं, लेकिन राहुल जी विदेश में जाते हैं और एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, कितना उचित है? यही बीजेपी पूछ रही है और इसी पर खेलती है। और क्या राहुल जी बीजेपी की पिच पर जाकर ही नहीं खेल रहे हैं? बीजेपी तो यही चाहते हैं ऐसे बयान आए और राहुल जी दें और हम उन पे निशाना बनाएं। नहीं, पिच तो बनाई जाती है गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं सुधांशु जी के कुछ सवाल को जवाब देना चाहूंगा। अच्छा, क्या बोला आपने? गोभी मीडिया? फर्स्ट रूबी बात सुनिए अभी मेरी। गोभी मीडिया, रूबल, गोदी गोदी गोभी गोभी गोदी 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 मीडिया, टमाटर मीडिया भी है कोई? सुनो, तो 1953 में सबसे पहले रूबल रूपी ट्रेड हुआ, सबसे पहले। और द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड जो है चलता रहा। 1991 में जब गैट आया, 1995 में WTO आया, और इकोनॉमी वाज इंटीग्रेटेड। तो बायलैटरल ट्रेडाइज जो है और ग्रुप के साथ, चाहे G20 हो, यूरोपियन यूनियन हो, सबके साथ जो है, अंकटाड जो OECD है, इनके साथ हमारे करार होते रहे हैं। 2011 में, हाँ तो ये आपको करेक्ट कर दूं, 2011 में ये देश जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2011 में। तो ये सारी जो बातें पहली बार हो रही है ऐसा बताना गलत है। एक बात दीपक जी आपने भी मिस कर दी, नरेंद्र मोदी जी ने शंघाई में और मेडिसन स्क्वायर में यह भी कहा था कि 2014 के पहले लोगों को ऐसा लगता था, भारतीय लोगों को, कि यार ये मैंने कहां जब पाप किया था, मैंने इस देश में जन्म लिया। एक तरफ देश के इतिहास का बखान करते हो, एक तरफ देश की महानता बताते हो, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री होने के बाद जाकर ये बात करते हैं, ये बात वो बताएंगे नहीं है। तो क्या ये सही अपमान है? वर्ल्ड ऑर्डर की, ग्लोबल ऑर्डर की बात रखना ये अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इन्होंने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कंटिन्यू की थी, क्योंकि हम बहुध्रुवीय दुनिया की कल्पना करते हैं, मल्टीलैटरल, यूनिपोलर भी नहीं कहते हम। कोल्ड वॉर के बाद जो सिर्फ अमेरिका बच गया था, यूनिपोलरिटी की बात चल रही थी, उसको भी हमने विरोध किया था। आज चाइना उभर कर आकर एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में लोगों की इच्छाओं को दबाकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाकर, प्रोडक्शन पे कंट्रोल करके असमानता जो बढ़ा रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। हम
किस चीज को सामने देखते हैं, तो हम उस चीज को सामने देखते हैं जो बहुध्रुवीय वर्ल्ड है, जिसे मल्टीपोलरिटी कहा जाता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें सबका से हो और हमारा भी से हो। हमारा से हो क्योंकि हम हमारी फॉरेन पॉलिसी में मॉरलिटी की ज्यादा बात करते हैं, तो ये बात नहीं समझ पाएंगे जो बात राहुल जी कर रहे थे, इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। ये पिक एंड चूज करना, और राहुल जी ने गलत कहा ऐसा कहना, राहुल जी ने ऑब्लिवियस वर्ड यूज किया, ऑब्लिवियस, कि उन्हें नहीं अंदाजा है इस बात का। इसका मतलब किसी की मदद मांगने इतने मजबूर नहीं है। इनके जो विदेश मंत्री है वो ये कहते हैं, जो मजबूरी कहां दिखती है, कि चाइना की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे से और हम उसके साथ लड़ नहीं सकते। ये एक कायरता है, ये मजबूरी का प्रतीक है। और राहुल जी क्या कहते हैं कि चाइना अगर बुलिंग करती है, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट को अगर बफर जोन बनाती है और किसी भी तरह का दबाव हम पे डालती है तो हमें मंजूर नहीं है, हम लड़ने को तैयार है। हम अंग्रेजों से भी लड़े थे, तब हम, अंग्रेज तो दुनिया की सबसे बड़ी, उनके यहाँ तो कभी सूरज नहीं ये होता था, सेट नहीं होता था, सनसेट नहीं होता था, तो उनसे नहीं डरे तो चाइना से हम क्यों डरेंगे। तो परिप्रेक्ष्य जो है वो लेक्चर का, वो परिप्रेक्ष्य अगर सही रखोगे तो राहुल जी ने कितनी महानता देश की और देश का क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, ये बताया है। तो अपने हिसाब से बदनामी करना है राहुल जी की। पहले भी 6,500-7 हजार करोड़ खर्चा किया राहुल जी ने बताया, अभी भी वही चल रहा है। हमने सब बताया है, सारी चीजों को, सारे स्टेटमेंट्स उनके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह से कांग्रेस को टारगेट करने के लिए अपनी जो नाकामयाबियां है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इकोनॉमी, 62 में हमने कभी कंटिजेंसी फंड आरबीआई का निकाला नहीं, 91 में हमने कभी निकाला नहीं, आज निकालने पड़ा है। तो जब बात उठाते हैं तो बात को घुमाकर उसी जगह लाकर रखना है, और जो इंसान उस परिवार से आता है जहां बलिदान पे बलिदान हुए हैं, उसके ऊपर उंगली उठाकर कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक फायदा करने की कोशिश जो है वही है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल फायदा, पार्टियां जो है राजनीतिक नफे और नुकसान के लिए काम करती है, अगर ये करती हैं तो इसमें गलत क्या है? इस्तेमाल हो रहा है, देश का इस्तेमाल हो रहा है, देश का, आप देश का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप है, देश का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल जी की बातों को ट्विस्ट करके पेश करते हैं आप पे, और ऊपर ये आरोप है। और तीसरा संगीन आरोप जो मैंने आपके ऊपर अतुल लोंढे जी ने लगाया है वो ये है कि इसके लिए आप करोड़ों रुपए इस्तेमाल करते हैं राहुल जी की इमेज खराब करने के लिए। देखिए, मैं एक बात कहूं, पहली बात, राहुल जी की छवि खराब करने के लिए क्या किसी को कुछ करने की जरूरत है? तो कांग्रेस के नेताओं के अंतःकरण से पूछ लीजिए। दर्जनों नेता जो छोड़ के चले गए, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर के गुलाम नबी आजाद जी से, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके, पूर्वोत्तर में हिमंता विश्व शर्मा से लेके, दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी जी से लेके ममता बनर्जी, ये सब तो उसी में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो कुछ हो रहा है ये क्या हम करवा रहे हैं? मतलब ये बात, यह आरोप बहुत ही हास्यास्पद है। यह यथार्थ है कि राहुल गांधी जी 137 वर्षों के कांग्रेस के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष हैं। तो मेरे विचार से इसे यथार्थ को न स्वीकार करना और बाहर जाकर यह कहने, आरोप लगाना, यही एक समस्या है कांग्रेस पार्टी की। परंतु मैं कहना चाहूंगा जो उन्होंने चाइना में बोला, चाइना के बारे में कोई जाके चेक कर सकता, 2 शब्द उसमें आपत्तिजनक थे। 1 मिनट, 2 शब्द आपत्तिजनक थे। एक उन्होंने कहा चाइना सामाजिक सद्भाव को समझता है, दूसरा चाइना ने दर्द झेला है। मैं तो समझ ही नहीं पाया कौन सा दर्द चाइना ने झेला है, कि कहना चाहिए चाइना का दर्द लोगों ने झेला है। यह बताइए, सिचांग प्रोविंस में यूगर मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप में हैं, यह सद्भावना है। पूरे बौद्धों को तिब्बत में बर्बाद कर दिया, वह सद्भावना थी। हांगकांग के साथ जो हुआ वो सद्भावना थी। मुझे तो इस बात पे बहुत आश्चर्य होता है कि यदि कोई और कल्चरल रिवॉल्यूशन में मिलियंस लोग मार दिए गए, माओ की कल्चरल रिवॉल्यूशन में, वह सद्भावना थी। यह मेरे विचार से समझ से परे है। और मैं अंत में कहूंगा, चलिए सारी सद्भावना भूल जाए, दर्द। हमने तो यह पढ़ा था दीपक जी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शौक लगा जब चीन ने उनके साथ विश्वासघात किया, और उसी शौक में अंततः उनकी मृत्यु हुई। अरे दर्द तो आपके परिवार तक ने झेला, उसके लिए आप कह रहे हैं चीन ने दर्द झेला है। तो मोदी जी के विरोध में आप भारत के विरोध तो छोड़िए, अपनी परिवार के मान सम्मान को भी किनारे रखने को तैयार हो गए। यह बहुत दुखद बात है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, अतुल जी, जो कुछ उन्होंने वहां भाषण दिया है, इसके लिए कोई हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो तो कितने रुपए खर्च करके वहां गए और जाकर उन्होंने हमारा काम कर दिया। इसमें आप हमारे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? साधुवाद राहुल गांधी जी को, जिन्होंने जाकर स्वयं ऐसे वाक्य बोले कि आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बहुत असहज स्थिति में आके येन केन प्रकारेण मरता क्या न करता वाले दृष्टिकोण में आकर उसका बचाव करना पड़ा। ठीक है, मैं अतुल भाई, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए 3 वर्सेस 1 है।
आप थोड़ा देखिए, बैलेंस देखिए ना। आप तो अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं, आपके एक सहयोगी बैठे हुए हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी भी मेरे साथ है। अतुल भाई, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, और सबसे पहले मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। मैं विवेक जी के पास जाना चाहता हूं। विवेक जी, आपका त्रिपुरा में अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ, आपका पश्चिम बंगाल में अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ, चुनाव लड़ा आपने दोनों ने मिलकर। क्या केरला में भी होगा ये अलायंस 2024 के चुनाव के लिए? राहुल गांधी वहीं से चुनकर आते हैं, वायनाड से। नहीं, केरला में हो ना हो तो फिर तो कोई फाइट ही नहीं होगी ना, सीटें बांट लीजिए आपस में। कांग्रेस को नहीं देखिए, आइडियोलॉजिकली कांग्रेस को हम एक बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी मानते हैं, सेक्युलर पार्टी मानते हैं, और हम मानते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इश्यूज के ऊपर जहां पे हमें लगता है कि गठबंधन होना चाहिए, हम करते हैं। हम बिहार में साथ लड़े, हम बंगाल में साथ लड़े, हम त्रिपुरा में साथ लड़े, यूपीए 1 को हमने समर्थन दिया था, और आगे भी 2024 में हमारी ये आशा है कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन आइडियोलॉजी के साथ उतरेंगी। और क्योंकि इस देश के अंदर कम्युनल बनाम सेक्युलर की एक लड़ाई है, कम्युनल फोर्सेस को हराना जरूरी है, ये हमारी एक सोच है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आज की दुनिया दीपक भाई बड़ी छोटी हो गई है। आज इंटरनेट का एक जमाना है। वो पुराने जमाने का समय कि एक नेता विदेश गया तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, तो उस प्लेटफॉर्म पे उसने बोला। भाई आज हर आदमी, आज हमें मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, इतना कुछ सोशल मीडिया पे आता है। ये मीडिया की देन है कि आज लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तो राहुल गांधी यहां बोले या विदेश में बोले, वो बात एक ही है। वो एक बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात में एक वेट है। अगर वहां के बजाय यहां भी बोलते तो भी फॉरेन मीडिया सुनता और तो भी उसका विश्लेषण होता। और मुझे नहीं लगता कि ये जो एक कल्चर जो शुरू किया है 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इनकी सरकार ने, कि सारी ऑपोजिशन पार्टी साहब एंटी नेशनल है, सबकी सब देश के खिलाफ हैं, सब देश को तोड़ने पे लगी हुई हैं, ये गलत एक पर्सपेक्टिव है। ऑपोजिशन और सरकार को मिलकर चलना चाहिए। ऑल ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग किसी भी इशू पे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाई। चाहे आप कश्मीर में जब 370 हटा था, राहुल गांधी जाना चाहते थे, किसने रोका, क्यों रोका? क्या अपने देश में एक बड़ा नेता नहीं जा सकता है? कॉमरेड सीताराम येचुरी को रोका गया। जब हमारी पंजाब की ये आपकी फार्मर्स की प्रॉब्लम जब चल रही थी तो क्या कुछ नहीं बोला गया? तो इन चीजों को देखते हुए ये कहना कि एक एंटी नेशनल स्पीच है और साहब ये सब प्रो चाइनीज हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले चाइना समर्थक हो गए, ये कांग्रेस वालों का एक मैंने तो बोला ही नहीं सर, बात है सर ये स्लाइड तो मैंने बोली नहीं। आप किसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं, आपने नहीं बोला, मैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी फैलाना चाहती है अनफॉर्चुनेटली, और जो कि बहुत ही गलत तरह का एक प्रजातांत्रिक एग्जाम्पल है जो ये सेट कर रहे हैं। हाँ, चाइना ने दर्द झेला, उनका अपना एक कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था। चाइना की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाइना के ऊपर जापान का कब्जा था, यूरोपियन देशों का कब्जा था, टूटा हुआ था। उन्होंने अपने आप को जोड़ करके एक देश बनाया और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना मेंशन करा है। अब उसको एक एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देना बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कसम संविधान की में आज के सबसे बड़े मुद्दे की। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए भाषण, इटली के अखबार मैगजीन को दिए इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। ये उनके पहले इंटरेक्शंस हैं विदेशी मीडिया के साथ। अब सबसे बड़ी बात यहां पर, सुनील सिंह साजन जी, बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी जी के बयानों से आप सहमत हैं? और क्या बीजेपी जानबूझ के उन्हें बदनाम कर रही है? मेरा सीधा सवाल आपसे। देखिए दीपक जी, एक तो मैं पहले अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी ठीक वही गलती कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश जाकर के देश का अपमान करना, देश की बातें, देश की समस्या आप सहमत हैं नहीं सहमत हैं, ये विदेशी धरती पर जाकर के करना, और वही काम कांग्रेस कर रही है। हमारा मानना है, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं भाई, हमारे वैचारिक विरोध हो सकता है बीजेपी से, कांग्रेस से, या किसी से भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश का मामला आता है तो देश एक परिवार है, और परिवार की बात परिवार में होनी चाहिए। परिवार के बाद दूसरे जगह चौराहे पर खड़े होकर के दूसरे चौराहे पर नहीं होनी चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बचना चाहिए और कांग्रेस को भी बचना चाहिए। जहां तक सवाल राहुल गांधी जी का चाइना को लेकर के है, तो हमें याद है स्वर्गीय नेताजी 96 से लेकर के लगातार जब सदन में मौका मिला या
पॉलिटिकल रैलियों में उन्होंने इस बात को देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भारत का अगर नंबर 1 दुश्मन कोई है तो वो चाइना है। पाकिस्तान भारत का नंबर 1 दुश्मन नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को तो जब भारत चाहेगा ठीक कर लेगा, लेकिन असली दुश्मन अगर कोई साजिश कर रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है, हमारी बाजार पर अगर किसी की नजर है, कोई साजिश कर रहा है, तो वो चाइना है। तो चाइना से समझौता नहीं हो सकता। हां, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो बातें हुई कि लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो रही, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो बातें ठीक हैं। किसको आजादी है? ना तो इस देश में कोई पत्रकार सच बोल सकता है, ना विपक्ष का नेता बोल सकता। अगर बोलेगा तो फिर मुकदमे हैं, ईडी है, सीबीआई है। कोई विश्वविद्यालय किसी विपक्ष के नेता को नहीं बुला सकता, वरना उसके खिलाफ जांच हो जाएगी। ठीक है, ये तानाशाही है। तो तानाशाही, और ये वही बात हुई कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का एक दौर था कि उन्होंने कोशिश की कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, और उसी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री डिंपल जी कन्नौज से चुनाव जीती है। थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं सुनील भाई। डिंपल जी कन्नौज से चुनाव जीती हैं अभी हाल ही में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोकतंत्र कमजोर हुआ या मजबूत हुआ? मैनपुरी से, माफ कीजिएगा, मैनपुरी से, कन्नौज से हार गई। देखिए, हार जीत ये ठीक है, जनता ने अगर मन ही बना लिया तो आप कितनी बेईमानी करेंगे। लेकिन आज भी मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या देश का कोई सम्मानित पत्रकार देश की सरकार से सवाल कर पा रहा है? चलिए मैं ही पूछ देता हूं, उनका सच खोल दे। मैं ही पूछ देता हूं। हाँ, पूछिए ना, बेरोजगारी पे पूछिए, भ्रष्टाचार पे पूछिए, उनकी स्मार्ट सिटी पर पूछिए, उनके काले धन पर पूछिए, डॉलर के बराबर पैसे पर पूछिए। आप पूछिए, हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं बीच में आता ही नहीं। सुनील सिंह साजन जी के सवालों का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। कई सारे मुद्दे उठा दिए, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, डॉलर के मुकाबले रुपया, सबको नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, और क्या स्मार्ट सिटी। अब पहले मैं लोकतंत्र वाले पे जवाब दे देता हूं, इस पे भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। दीपक जी, ये वो पार्टी है जिनके नेता अखिलेश यादव जी ने अभी 2022 के पिछले वर्ष के चुनाव में रैली स्थल से खड़े होकर कहा था, ए पुलिस। इनके बाकी नेताओं ने क्या कहा वो तो अलग है कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। यह इतना तो जलवाए जलाल है। और ये वो पार्टी है जिसके नेता थे इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और तब वो समाजवादी पार्टी में थे। मगर उसको तुरंत जाके जिसने बोटी बोटी काटने की बात कही, उसको राहुल गांधी जी अगले दिन चुनाव प्रचार में गए, कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाके कांग्रेस का यूपी का अध्यक्ष बना लिया। अब बताइए, उसके बाद कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। 3 महीने पहले इनके महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, शायद अतुल जी बेहतर उनका नाम पता होगा मुझे, शायद अब्दुल रशीद जाने क्या नाम था, जिन्होंने मौत बोली और बहुत खराब शब्द प्रयोग किया, कुत्ते की मौत जैसा शब्द प्रयोग किया। सुबोध कांत सहाय जी ने झारखंड के में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, उन्होंने मौत की बात कही और हिटलर की मौत शब्द कहा। बाकी सब आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। मान्यवर, हमने कभी बुरे से बुरे दौर में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी भी लगाई थी, कभी उनकी मौत की कामना नहीं की, मौत के प्रकार नहीं बताए, मरने की बात, बोटी बोटी काटने की बात नहीं की। उसके बावजूद किसी को लगता है कि लोकतंत्र नहीं, मगर हकीकत जानते क्या है दीपक जी? लोकतंत्र नहीं, इस देश में राजतंत्र खत्म हो रहा है, और उसकी पीड़ा है सारी डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज को। आप 2019 का चुनाव उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला जी का, दोनों का परिवार के साथ क्या हुआ, चुनाव नहीं जीत। दीपक जी आप आइए यहां पर। हरियाणा में हुड्डा परिवार के दोनों सदस्य चुनाव नहीं जीत पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बेटा नहीं जीत पाया। उत्तर प्रदेश में डिंपल जी उस समय चुनाव हार गई थी। बिहार में लालू यादव जी की बेटी चुनाव नहीं जीत पाई। दक्षिण में जाइए, केसीआर की बेटी चुनाव हार गई, देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हार गए, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हार गए, और तो और राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। मान्यवर, ये 21वीं सदी का भारत है जो राजतांत्रिक लहजे में चलने वाले लोकतंत्र को अब समझ गया है। इस कारण से आपके लिए समस्या आ रही है। ठीक है सुनील जी, एक क्विक जवाब, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। जी, देखिए दीपक जी, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये लोकतंत्र को कमजोर करके झूठ तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, आलू डालो सोना निकलेगा,
ये माननीय मोदी जी का बयान था या राहुल गांधी जी का बयान था? सच बता दीजिए। अपने आप आपका झूठ पकड़ जाएगा कि आप विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको झूठा बताने के लिए, उनको छवि खराब करने के लिए आप करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आप बताइए, एक तरफ आलू डालो सोना निकलेगा, ये मोदी जी का बयान है या राहुल गांधी जी का बयान है? एक क्विक जवाब सुधांशु जी, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। मैं जवाब देता हूं। ऐसा है सुनील जी, बयान देने से कोई नहीं चिपक जाता। चौकीदार चोर है भी तो एक बयान था, माना क्या जनता ने? ये चौकीदार चोर कहने वाला अपना चुनाव हार गया। एक तरफ डालो सोना, अरे भाई, चौकीदार चोर कहने वाला अपना कोर्ट से माफी मांगी और अपना चुनाव हार गए। हम कह रहे हैं मान्यवर का बयान है। अच्छा सुनील जी, ऐसा नहीं करिए ना, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं ना, खामोशी से अपनी बात सुनिए। मोदी जी देखिए का सुनील बयान जी, है आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आपने तो हम पे आरोप लगाया कि हमने राहुल गांधी जी पे चिपका दिया। झूठ तंत्र, अरे किसी के चिपकाने से कुछ नहीं होता, हम ये बता रहे हैं कि हकीकत होती है जो लोगों को समझ में आता है। आप विपक्ष के ठीक है, मैं अतुल लोंढे जी के पास जा रहा हूँ। सुनील जी, वो आपके बीच में नहीं बोले, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अच्छी आर्गुमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा बयान है, ठीक है, क्यों भाग रहे हैं ये? इनसे पूछिए बयान किसका है ये? सुनील भाई, अभी 2024 में लगभग आपसे ही जानना 353 दिन बाकी है, हम रोज डिबेट करेंगे। इसी मुद्दे को आप बार बार लाइएगा, हम सुधांशु जी से रोज सवाल पूछेंगे, लेकिन अतुल लोंढे जी जवाब दीजिए। मैं दीपक जी आपसे ही कह रहा हूं, आप ये बता दीजिए किसका बयान था? क्या? एक मिनट, सुधांशु जी तो भाग रहे हैं क्योंकि उनको अपना झूठ का तंत्र बचाना है। ठीक है, अतुल लोंढे जी, आपके ऊपर का ये आरोप है और मैं एक बयान सुनाता हूं, उसके बाद मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, अमेरिका और यूरोपीय देशों से क्या ये उनका मदद मांगना है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए? सुनिए ये बयान राहुल जी का, फिर अतुल जी से सवाल होगा। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem with regards to and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. तो क्या भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी, अतुल लोंढे जी अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद मांग रहे भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? मुझे दया आती है दीपक जी कि क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी नैरो हो गई है। मैं यही कहता हूँ, वर्ल्ड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में बता रहे थे, और दुनिया का जो 18% पॉपुलेशन जो है उसकी डेमोक्रेसी अगर नहीं बची तो फिर जो दुनिया के सामने जो सवाल है वो सवाल और गहरे हो जाएंगे। असमानता और बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में था। हिंदुस्तान कभी कमजोर नहीं था, वो तो वो परिवार से है जिसने बलिदान दिया, किसी की मदद नहीं मांगी चाइना के बॉर्डर में जाके। अच्छा पहले ये बताइए अतुल भाई, मैं फिर आपको पकड़ लूंगा, फिर आप बोलेंगे कि दीपक भाई आपने जो है वो बोलो ना। आपने कहा कि भारत कभी कमजोर नहीं था, तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है? लोकतंत्र खतरे में है ना, क्यों नहीं है? इतने सारे उदाहरण दिए, अभी मैं बताता हूँ। जब भारत कमजोर था ही नहीं तो होगा भी नहीं। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अभी इन्होंने आलू और सोना का बात बताया, मैं आपको मणिपुर की बात बताता हूँ, जहाँ पाइनएप्पल बनता है वहां उन्होंने कोकोनट की बात जो है वो चिपका दी थी राहुल जी से। बाद में सोशल मीडिया में पकड़े गए, वो बात थोड़ी जो है वो चिपकी नहीं सुधांशु जी कहने से। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल कौन से पूछने चाहिए? उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर वॉलर तो सब छोड़ दिया। अब मेरे कुछ सवाल है। टिकटॉक वगैरह इन्होंने बंद किया, आज $100 बिलियन का घाटा चाइना के साथ है। चाइना इतना हमारे इंकर्शंस किए, ना घुसा है ना कोई आया है, उसके बाद डिसएंगेजमेंट हमने दिखाया, इसी टीवी पर चर्चा की हमने, और अभी उसके बाद उनके साथ $100 बिलियन का हमारा जो ट्रेड है वो माइनस होता है। ठीक है, राजू सबनानी नाम के इनके ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के उपाध्यक्ष है, जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी करके नॉर्वे में उनको पकड़ा गया था।
वो बीजेपी के लिए फंड जमा करते हैं। उसकी 1 लाख का फंड तो देते हुए पकड़े गए हैं 2015 में नमामि गंगे के लिए मोदी जी को, उनकी बेटी और वो दोनों, ये उनके जो है वो अभी चांग चू ली जो है, जो अदानी के साथ है, जिन्हें भी पकड़ा गया था, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है चाइना में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने जो किया था, वो तो विनोद अदानी जी का सिंगापुर का घर का पता देते हैं, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलते। मोदी जी खुद 19 बार गए, कहा है कि मुझे स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट करना है, स्मार्ट सिटी बनानी है, इसलिए मैं चाइना की मदद लूंगा, झूला झूले। और कर्नाटक में इनका विधायक का बेटा 40 लाख लेते पकड़ा जाता है, 6 करोड़ पकड़ा। जवाब ले लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड। अभी ये सब पे आरोप करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, मुकुल रॉय हो, या फिर हमारे यहाँ प्रताप सरनाइक हो, भावना गवली हो, मैंने कई बार ये उदाहरण दिए हैं, इनके ऊपर आरोप करते हैं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब धुल के साफ हो जाते हैं। इनके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जाता? ठीक है, आपके यहाँ कट्टर ईमानदार हैं सुधांशु जी, सीधा सवाल है और सीधा आरोप भी है, आपके यहाँ कट्टर ईमानदार है, विपक्षियों में कट्टर बेईमान है, क्या ऐसा है? नहीं, इस्तेमाल ये नहीं, कट्टर बेईमानी इस्तेमाल, आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब दिया, हाँ, ये सवाल सही सवाल है। अतुल जी देखिए, दीपक जी अभी अतुल भाई आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। उत्तर निहित है। इन्होंने कहा कि हाँ, मैं बता रहा हूं, कर्नाटक में इन्होंने कहा हमारे एक नेता का बेटा पकड़ा गया। कर्नाटक में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अगर हमारे मन में कोई चोर होता, हमारा नेता का बेटा नहीं पकड़ा जाता। इसका मतलब हम बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो कोई गलत है उसके साथ गलत हो रहा है। अब मैं आ रहा हूं जो आरोप नेताओं पे कहे, जितने भी नेताओं पे आरोप है, किसी के भी खिलाफ न केस विड्रॉ हुआ है, ना कोई फाइनल रिपोर्ट लगी है। हां, मजे की बात यह है कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा के जिस वाटर स्कैम की बात करते हैं, आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कोई स्कैम ही नहीं है। तो स्टैंड तो आपका चेंज हो रहा है। आपके तरुण गोगोई जी से लेके आपके नेता कहते हैं ऐसा कोई स्कैम ही नहीं था, हमारे शक था तो हमने तो जांच जारी रखी है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब स्कैम था, तो पहले आप बोलिए स्कैम था तो आपने किन किन मंत्रियों पे कार्रवाई की अपने बताइए। शारदा जैसा कोई स्कैम ही नहीं था, ममता बनर्जी हमारी बातचीत जारी रहेगी। अब स्कैम है। देखिए ये बातें जो है 10 सेकंड, हाँ, ये विचित्र। देखिए सुधांशु, ना एक मिनट, सुधांशु जी कंप्लीट करें प्लीज। अतुल भाई, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे को ऑलरेडी बोला जा चुका है कि मैं 2 मिनट ज्यादा जा चुका हूं कार्यक्रम में। नहीं, बस यही है कि आरोप इन्होंने किए थे, सबूत भी इन्होंने दिए थे। बस एक लाइन कह दूं दीपक जी, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, मैं एक लाइन में समाप्त कर देना चाहता हूं जी। देखिए, मैं एक लाइन में कह देना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने किया है पिछले 3-4 दिन में, उसके लिए एक ही पंक्ति आती है, और खासकर इंग्लैंड में जाके किया है कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। बस ये सारे उनके चरित्र का चित्रण इस एक पंक्ति में हो जाता है। भारत का टैगलाइन है G20 के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि इस पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कई सारे आरोप कई चीजों पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब आना सोशल मीडिया का है, टीवी मीडिया का है, अखबार का है, डिजिटल युग है, पूरी दुनिया अब आपके एक छोटे से हैंडसेट, कंप्यूटर और टेलीविजन पर आ चुकी है। ऐसे में नेताओं की सबसे पहली जिम्मेदारी, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष हो, जनता का दिल जीतना है, क्योंकि वोट मिलेंगे तभी लोकतंत्र में आप कहलाएंगे। जो जीता वही चाणक्य।